हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट है कि किसी उपग्रह का पृथ्वी के परितः आर त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमण काल। तो यहाँ पे हो जाएगा टी बराबर 4 पाई² और बाई GME। ठीक है, रूट अंडर यहाँ पे होगा रूट अंडर 4 पाई² बाई जो है GM, यानी यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि नगर पालिका की टंकी का जल जो है दूर रहने वाले व्यक्तियों के घरों की ऊपर की मंजिल में कठिनाई से पहुंचता है, जबकि वे टंकी में भरे जल के तल से नीचे होते हैं। इसका कारण? तो सी ऑप्शन, यानी जब जल प्रवाहित होता है तो दाब की हानि होती है। तो नगर पालिका की टंकी का जल दूर रहने वाले व्यक्तियों के घरों की ऊपर की मंजिल में कठिनता से पहुंचती हैं। ठीक है, जबकि वे टंकी से भरे जल के तल से नीचे होते हैं। इसका कारण है कि जब जल प्रवाहित होता है तो दाब की हानि होती है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है कि 1227 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक जो है कृष्णिका 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य पर अधिकतम तीव्रता के विकिरण उत्सर्जित करती हैं। यदि कृष्णिका का ताप 1000 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दिया जाए तब अधिकतम तीव्रता होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर देखिए क्या होने वाला है। तो चूंकि यहाँ पे देखिए लेमडा समानुपाती होता है 1/T के। ठीक, तो यानी लेमडा 1T1 बराबर होगा लेमडा 2T2। ठीक, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको लेमडा और T1 बराबर क्या होगा? तो T1 बराबर हो जाएगा 1227 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये केल्विन में चेंज होगा, ये हो जाएगा कितना? तो 1500 केल्विन। ठीक है, उसी प्रकार T2 निकालिएगा तो T2 होगा 1500 प्लस में 1000, 1500 प्लस में 1000, 1500 प्लस 1000 यानी होगा 2500 केल्विन। ठीक है, 2500 केल्विन। तो यहाँ से लेमडा 2 निकल जाएगा आपको 5000 गुने 1500 और बट्टा में 2500। ठीक है, यानी हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा आपको 3000 एंगस्ट्रॉम, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा उसी द्रव्यमान के स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है, क्योंकि स्थिर दाब पर गैस का प्रसार जो है करने में कार्य किया जाता है। तो देखिए, स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा उसी द्रव्यमान की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है, क्योंकि स्थिर दाब पर गैस का प्रसार करने में कार्य किया जाता है। ठीक है, गैस की जो है विशिष्ट गैस की दो प्रकार की विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं। एक तो होती है नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और होता है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, अब देखिए नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा में केवल कार्य आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ बाह्य कार्य क्या होता है? तो शून्य होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यदि बात करें तो कहता है कि एक गैस दाब बर्तन की दीवारों पर आरोपित बल का कारण यह है कि गैस के अणु दीवारों से टक्कर के कारण उसका संवेग बदल रहा है। तो एक गैस द्वारा बर्तन की दीवारों पर आरोपित बल का कारण यह है कि गैस के अणु दीवारों से टक्कर के कारण उनका संवेग बदल रहा है। ठीक है, गैस अणुओं द्वारा बर्तन की दीवारों पर आरोपित बल के बराबर होगा। आरोपित बल बराबर होता संवेग में परिवर्तन बट्टा समय में परिवर्तन। ठीक है, यानी F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है M/V - U में T, यानी F बराबर होता है ma। ठीक है, तो संघट्य जो है दो वस्तुओं या अणुओं का आपस में टकराव होता है। संघट्य दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यास्थ संघट और अप्रत्यास्थ संघट। प्रत्यास्थ संघट में संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है, जबकि अप्रत्यास्थ संघट्य में केवल संवेग संरक्षित रहता है। नेक्स्ट है कि साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर रंगीन दिखाई देते हैं। इस घटना के लिए उत्तरदायी है व्यक्तिकरण। तो साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर यह रंगीन दिखाई देते हैं। इस घटना के लिए व्यक्तिकरण उत्तरदायी है। व्यक्तिकरण
जो व्यतिकरण की घटना में प्रकाश की किरणें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। प्रकाश की किरणों के अधिरोपण के कारण ऊर्जा का पुनः वितरण होती है। एक बार ऊर्जा के मान में वृद्धि तथा एक बार कमी होती है। ठीक है, व्यतिकरण के कारण जल पर पड़ी तेल सतरंगी जो है दिखता है। व्यतिकरण के बारे में सर्वप्रथम यंग ने बताया था। यह प्रकीर्णन की घटना में प्रकाश की किरणों का विक्षेपण, रंगों में बिखराव होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि भी वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉनों से उत्सर्जन एक्स किरणों की अधिकतम आवृत्ति होगी 117 का होगा ए। तो देखिए भी वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉनों से उत्पन्न एक्स किरणों की अधिकतम आवृत्ति जो है ये EV/h क्या है, EV/h। ऊर्जा के पैकेट को फोटोन कहा जाता है। फोटोन का पैकेट EV होता है। ठीक है, क्या होता है EV, H भी होता है H में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट है कि परमाणुओं की जो है जब अल्फा कणों से बमबारी की जाती है तो 10 लाख कणों में से केवल कुछ ही कणों का विक्षेपण होता है और शेष कण बिना विक्षेपित हुए पार हो जाते हैं। इसका कारण है सी, यानी परमाणु की तुलना में नाभिक का आयतन बहुत कम होता है। तो परमाणुओं की जब अल्फा कणों से बमबारी की जाती है तो 10 लाख कणों में से केवल कुछ ही कणों का विक्षेपण होता है और शेष कण बिना विक्षेपित हुए पार हो जाते हैं। इसका कारण है परमाणुओं की तुलना में नाभिक का आयतन बहुत कम होता है। रदरफोर्ड ने अल्फा कण जो स्वर्णपत्ती प्रयोग द्वारा जो है परमाणु मॉडल का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत के आधार पर परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी। परमाणु का आयतन 6.2 × 10⁻31 मीटर क्यूब होता है। नाभिक का आयतन 10⁻15 गुने परमाणु का आयतन होता है। परमाणु का आकार होता है 10⁻10 मीटर, ठीक है, या 1 एंगस्ट्रॉम। नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर। नाभिक के आकार की यदि बात करें तो 10⁻15 और परमाणु का आकार होता है 10⁻10। तत्व का सबसे छोटा कण जो है परमाणु है। कहता है कि धन विद्युतीय लक्षण का सही क्रम है। तो धन विद्युतीय जो है लक्षण का सही क्रम है ए ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सीजियम ग्रेटर देन रुबिडियम ग्रेटर देन पोटेशियम ग्रेटर देन सोडियम ग्रेटर देन लिथियम, यानी ए ऑप्शन। तो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मकता में वृद्धि होती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता में कमी। प्रथम वर्ग के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम अति क्रियाशील धातु हैं। क्षार धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है, क्षार धातु को। नेक्स्ट K4, देखिए K4 एफिशिएंसी में किस प्रकार के बंध है? तो सी ऑप्शन, यानी आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध। K4 एफिशिएंसी में आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। आयनिक बंध K+ आयन तथा FeCN46 आयन के मध्य पाए जाते हैं। सहसंयोजक बंध जो है C∧N जो है लिगेंड के बीच पाया जाता है। उप सहसंयोजक बंध जो है सामान्य रूप से Fe आयरन और कार्बन तथा कार्बन एवं नाइट्रोजन के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि इतना में आयन में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या। तो मान लीजिए यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या यदि देखें तो NH3, तो देखिए यहाँ पे जो NH3 उदासीन है, ठीक है, अतः जो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको X+3 × 0, ठीक है, सॉरी 4 0 × 4 NH अमोनिया का 0 बराबर क्या होगा? बराबर होगा +2, ठीक है, यानी X बराबर क्या होगा? 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कहता क्या होता है जब सिल्वर की प्लेट कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है? तो सी ऑप्शन, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। तो जब सिल्वर की प्लेट को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है तो कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, अतः रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, धातु की क्रियाशीलता है
आपको पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, प्लम्बम, हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद है मरकरी, AgAu। तो जो धातु दूसरे की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं वह अन्य धातुओं से आयनों को विस्थापित कर लवण का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि आधार पर बोधकों की पहचान करें। तो 123 का यदि देखें तो यहाँ पे होगा ए ऑप्शन, यानी देखिए पॉलीस्टाइरीन। ए जो है पॉलीस्टाइरीन यानी नाजुक वस्तुओं की, यानी क्या होगा, तो ए जो हो जाएगा, ए का जो है नाजुक वस्तुओं की पैकिंग में जो है भरावना सामग्री की तरह उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। उसके बाद है बी जो है, ये है विद्युत तारों में बाहरी विद्युत रोधी परत की तरह प्रयुक्त होता है, यानी PVC, ठीक है। PVC हो जाएगा, बी हो जाएगा PVC, ठीक है। विद्युत तारों में बाहरी विद्युत रोधी परत की तरह प्रयुक्त होता है। विद्युत उपस्कर निर्माण में प्रयुक्त होता है बेकेलाइट, विद्युत उपस्कर निर्माण में प्रयुक्त होता है बेकेलाइट। और बोतलों तथा जारों के निर्माण में प्रयुक्त होता है पॉलिएस्टर, ठीक है। तो सी हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा पॉलिएस्टर, ठीक है। तो PVC जो है विनाइल क्लोराइड का बहुलक है और बेकेलाइट जो है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है, ठीक है। तो याद रखना है, बोतलों तथा जारों के निर्माण में प्रयुक्त होता है पॉलिएस्टर और विद्युत उपस्कर निर्माण में प्रयुक्त होता है बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 124 की यदि बात करें तो कहता है कि रेफ्रिजरेटरों से ए मुक्त होती हैं और तथा एरोसोल का छिड़काव बी की चिंता करता है। बी जो है सूर्य से आने वाली जो है सी को रोकने के लिए उत्तरदायी है। ABC क्रमशः है। तो 124 का देखिए ये होगा सी ऑप्शन। तो देखिए रेफ्रिजरेटरों और एरोसोल के छिड़काव से जो है निकलने वाले CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन O3 यानी ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, नुकसान पहुंचाती है। ओजोन परतें जो है ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों यानी UV रेज को रोकने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत UVA को अवशोषित नहीं करता है। फिर है यहाँ पे कि ओजोन परत की खोज जो है चार्ल्स फेब्री तथा हेनरी जो ब्यूशन ने किया था, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे होगा CFC O3 और पराबैंगनी किरणें। फिर है कि जिम्पिंग जीन की खोज किसने की है, तो सी ऑप्शन मैथ्यूज। तो देखिए यहाँ पे 125 का सॉरी बी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए जिम्पिंग जीन की खोज जो है बड़ा, ठीक है, यह है बारबरा मैक क्लिकटॉन्क ने किया था। तो क्लिकटॉन्क ने किया था। फिर है कि जिम्पिंग जीन DNA के अनुक्रम है जो जीनोम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं। मक्का सबसे जो है उपयुक्त पादप है जिसमें जिम्पिंग जीन का अध्ययन किया जाता है। जिम्पिंग जीन उत्परिवर्तन तथा विकासवाद के लिए एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ प्रदान करता है। नेक्स्ट कहता है कि पार एमिनोकरण में किसी यौगिक, तो सी ऑप्शन यानी के एमिनो समूह का दूसरे यौगिक में स्थानांतरण होता है। तो पार एमिनोकरण के एमिनो समूह का दूसरे यौगिक में स्थानांतरण होता है। एमिनोकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल प्रोटीन को सरल जो है एमिनो अम्ल एमाइड्स एवं जो है एमिन्स में परिवर्तित किया जाता है। पार एमिनोकरण द्वारा एमिनो समूह का जो है किसी दूसरे यौगिक में स्थानांतरण होता है जिससे जटिल प्रोटीन जो है एमाइड्स एवं एमीन जनित यौगिकों का निर्माण होता है। पार एमिनोकरण द्वारा प्राकृतिक रूप से भी जो है मृदा की उर्वरता को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या सत्य है, तो 127 का होगा बी यानी होलो एंजाइम बराबर होगा क्रो एंजाइम प्लस एपो एंजाइम। तो होलो एंजाइम
ये क्रो एंजाइम प्लस होमो एंजाइम ये सत्य है। होलो एंजाइम एक पूर्ण कार्यात्मक एंजाइम है जो उत्प्रेरक के रूप में सक्रिय है। होलो एंजाइम जो है इसके सहाकारकों के रूप में एक जो है एपो एंजाइम होता है। क्रो एंजाइम जो है क्रो एंजाइम एपेटोथेनिक एसिड जैसे समूहों का वहन करता है, यौगिक से प्राप्त होता है और जो है एसाइल प्रोटीन के एंजाइम से अक्रिय भाग को जिसकी क्रियाशीलता के लिए जो है फैक्टर की आवश्यकता होती है एपो एंजाइम कहलाता है। उत्प्रेरकीय आरएनए को छोड़कर अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होती हैं। सभी एंजाइमों को जो कोफैक्टर की आवश्यकता नहीं होती, वह एंजाइम जिसे कोफैक्टर की आवश्यकता नहीं होती है उसे सरल एंजाइम कहते हैं, जैसे पेप्सिन टाइप और ट्राइप्सिन। नेक्स्ट है कहता है कि साइनोबैक्टीरिया शब्द निम्न में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो 128 का होगा बी यानी नीली हरी शैवाल। तो देखिए साइनोबैक्टीरिया शब्द नीले हरे शैवाल के लिए उपयोग किया जाता है। साइनोबैक्टीरिया मोनेरा वर्ग में आते हैं। फिर शैवाल सर्वाधिक आर्द्र जैव पौधों का विशाल समूह है। शैवाल में 4 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है, जेंथोफिल, केरोटीन तथा फाइकोबिलिन। शैवाल को जो थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत रखा जाता है। लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है? तो देखिए सी ऑप्शन यानी शीर्ष विभोजक। लंबाई में वृद्धि शीर्ष विभोजक द्वारा होती है। विभोजक वे हैं जिनकी कोशिकाओं में विभाजन चल रहा होता है या विभाजन की क्षमता होती है। पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, विभोजक एवं अस्थायी उत्तक, ठीक है। उसके बाद देखिए पादप जो है विभोजक अस्थायी उत्तक होते हैं 2 प्रकार के, सरल उत्तक, जटिल उत्तक। सरल उत्तक 3 प्रकार के, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। जटिल उत्तक 2 प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम। 130 नंबर देखिए 130 है कि कौन सी दशा में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन विच्छेदन वक्र दाईं ओर खिसक जाता है? तो ए ऑप्शन पीएच के घटने से। तो पीएच के घटने से कक्षा में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन विच्छेदन जो है वक्र दाईं ओर खिसक जाती है। इस वक्र का दाईं ओर खिसकना यह बताता है कि ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन की जो है कम आत्मीयता है। हीमोग्लोबिन में O2 अणु को ढोने की क्षमता पाई जाती है। एक हीमोग्लोबिन अणु 4 ऑक्सीजन अणु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। हीमोग्लोबिन में लौह अणु Fe2+ पाए जाते हैं। फुसफुसीय और वृक्क धमनियों का समान लक्षण, तो दोनों में भीतर जो है कपाट नहीं होते। तो फुसफुसीय और वृक्क धमनियों के समान लक्षण है कि दोनों में भीतर कपाट नहीं होते। फुसफुसीय धमनी में ऑक्सीजन रक्त प्रवाह हृदय से फेफड़ों में होता है। सामान्य रूप से धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। फुसफुसीय शिरा द्वारा ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह फेफड़े से हृदय को होता है। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियोटाइड्स अम्लीय होते हैं क्योंकि सी ऑप्शन फॉस्फेट समूह ऋणात्मक आवेशी होता है। तो न्यूक्लियोटाइड अम्लीय इसलिए होते हैं क्योंकि फॉस्फेट समूह ऋणात्मक आवेशी होते हैं। न्यूक्लियोटाइड की रासायनिक संरचना में एक फॉस्फेट समूह, एक शर्करा और एक नाइट्रोजन आधार होता है। न्यूक्लियोटाइड्स के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जैसे एडेनोसिन, ग्वानिन आदि। फिर है कि न्यूक्लियोटाइड आज तक कैंसर पैदा करने वाले एजेंटों के प्रमुख कारकों में से एक है। न्यूक्लियोसाइड में एक रासायनिक संरचना होती है जिसमें चीनी और फॉस्फेट समूह के बिना एक आधार होता है। 133 कहता है एंजाइम सक्रियता प्रभावित होती हैं, डी ऑप्शन। तो देखिए एंजाइम सक्रियता जो है एंजाइम्स जो है जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो प्रकृति में प्रोटीन युक्त होते हैं, ठीक है, प्रोटीन युक्त होते हैं। एंजाइम गतिविधि को प्रभावित करने वाले कारक हैं सबस्ट्रेस एकाग्रता। सबस्ट्रेस एकाग्रता में वृद्धि के साथ एंजाइम गति में भी बढ़ जाती है। पीएच, प्रत्येक एंजाइम का अपना जो इष्टतम पीएच होता है जिसमें वे काम करते हैं। तापमान, प्रत्येक एंजाइम अपने इष्टतम तापमान पर काम करता है। तापमान में कोई भी परिवर्तन एंजाइम की गतिविधि को प्रभावित करता है। उसके बाद है कि
एंजाइम अवरोधक। एंजाइम के अवरोधक सक्रिय स्थल से जुड़ जाते हैं जो एंजाइम की गतिविधि को प्रभावित करते हैं। एंजाइम सहकारक और सहसंयोजक सह एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट कहता है कि स्तनियों के यकृत की जो उत्तकीय रचना की विशेषता 134 का ए, यानी केवल ग्लिसिन संपुट और पित्त नलिकाएं। तो केवल ग्लिसिन संपुट और पित्त नलिकाएं स्तनियों के यकृत को जो उत्तकीय जो है रचना की विशेषताएं हैं। उसके बाद देखिए केवल यकृत में जो प्रमुख 4 प्रकार की कोशिकाएं रहता है जो निम्न है। हेपेटोसाइट्स, उसके बाद स्टेलेट कोशिकाएं और कुफर कोशिकाएं, यकृत एंडोथेलिक्स कोशिकाएं। यकृत के कार्य रक्त प्लाज्मा के लिए प्रोटीन उत्पादन, रक्त के थक्का को नियंत्रित करना, प्रतिरक्षा कारक बनाकर और रक्त प्रवाह से बैक्टीरिया को हटाकर संक्रमण का विरोध करना। लाल रक्त कोशिकाएं से बिलिरुबिन की निकासी और पित्त का उत्पादन से जो पाचन के दौरान छोटी आंत में अपशिष्ट को बाहर निकालने और वसा को तोड़ने में मदद करता है। जहरीली अमोनिया का यूरिया में रूपांतरण। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद। तो ए ऑप्शन ग्लूकोज, गैलेक्टोज तथा फ्रुक्टोज अथवा मोनोसेकेराइड्स। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद ग्लूकोज, गैलेक्टोज तथा फ्रुक्टोज अथवा मोनोसेकेराइड है। चीनी और स्टार्च 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जिन्हें मानव पाचन तंत्र द्वारा पचाया जा सकता है। स्टार्च या ग्लाइकोजन जैसे जटिल कार्बोहाइड्रेट एक जो है डाइसेकेराइड में टूट जाते हैं। फिर है माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज डाइसेकेराइड है। अंतिम उत्पाद मोनोसेकेराइड छोटी आंत द्वारा अवशोषित किया जाता है। फिर एंजाइमों को पचाने वाला कार्बोहाइड्रेट है एमाइलेज, डाइसेकेराइड, माल्टेज, ठीक है, और उसके बाद है लैक्टोज। नेक्स्ट निम्न में सही कथन। तो ए ऑप्शन यानी विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो देखिए विकिरण को ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जब खाना पकाने के पैन को गैस स्टोव पर गर्म किया जाता है तो चालन वह प्रक्रिया है जो लौ से पैन तक ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होती है। विकिरण में विद्युत चुंबकीय तरंगें शामिल हैं जो ऊर्जा को स्थानांतरित करती हैं, जिसे उज्ज्वल ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, रेडियो सक्रिय विकिरण अल्फा और बीटा को छोड़कर बाकी सभी विकिरण जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है। फिर है कि आयोनाइजिंग विकिरण है एक्सरे, गामा रे, अल्फा रे, बीटा रे। ठीक है, उच्च आवृत्ति वाली जो है पराबैंगनी किरणें। फिर है कि नॉन आयोनाइजिंग विकिरण रेडियो तरंगें, माइक्रोवेव तरंग, अवरक्त किरणें, दृश्यमान तथा कम आवृत्ति वाली पराबैंगनी किरणें। कहता उस माध्यम में वेग अधिक होता है जिसका अपवर्तनांक क्या है 137 का एक कम। तो उस माध्यम में वेग अधिकतम होता है जिसका अपवर्तनांक कम होता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। माध्यम में यदि वेग कम होता है तो अपवर्तनांक अधिक तथा वेग जो अधिक होने पर अपवर्तनांक कम होता है। अपवर्तनांक जो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव को एक ऋणावेशित चालक के निकट लाया जाता है। ध्रुवों पर इसके द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल क्या है? तो 0 है। तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव को एक स्थिर ऋणावेशित चालक के निकट लाया जाता है। ध्रुवों पर इसके द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल 0 है। चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर कोई बल अनुभव नहीं होगा क्योंकि एक स्थिर आवेश कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, इसलिए ध्रुवों पर चुंबक द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल 0 है। यदि आवेश विरोध में है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि आवेश एक समान गति में है तो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि आवेश त्वरित गति में है तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एवं ऊर्जा उत्सर्जन करता है। कहता है कि 2 बल एक पिंड पर कार्य कर रहे हैं। शरीर को संतुलन में रहने के लिए बलों को होना चाहिए। ए ऑप्शन परिमाण में समान और दिशा में विपरीत। तो केवल जब बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हो तो शरीर पर शुद्ध बल 0 होगा। ठीक है, हम देखिए यहाँ पे द्विबल सिद्धांत क्या है। तो इस अवधारणा के अनुसार यदि 2 बल एक संतुलन निकाय पर कार्य करते हैं तो उन्हें बराबर विपरीत जो है संरेख होना चाहिए।
नेक्स्ट है कि मात्रात्मक रूप से ऊष्मा चालन को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन। तो दिए गए तापमान अंतर के लिए ऊष्मा प्रवाह की समय दर। तो किसी दिए गए तापमान अंतर के लिए ऊष्मा प्रवाह की समय दर मात्रात्मक रूप से ऊष्मा चालन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ऊष्मा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना या जो है स्थानांतरण होना ऊष्मा का संचरण कहलाता है। जब दो बिंदुओं के मध्य ताप में अंतर पाया जाता है यह जो है तो वह ऊष्मा उच्च ताप वाले सिरे से निम्न ताप वाले सिरे की ओर गति करता है। चालन और संवहन। ऊष्मा संचरण विधियों में ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। विकिरण विधि में ऊष्मा संचरण के लिए जो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है कि एक निश्चित एंटीबायोटिक एक्स केवल कुछ प्रकार के हानिकारक रोगाणुओं और कोशिकाओं के खिलाफ प्रभावी है। एक्स किस प्रकार के एंटीबायोटिक है? तो बी ऑप्शन यानी संकीर्ण स्पेक्ट्रम। तो एक निश्चित एंटीबायोटिक्स एक्स केवल कुछ प्रकार के हानिकारक रोगाणुओं और कोशिकाओं के खिलाफ प्रभावी है। एक संकीर्ण स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक है। फिर एंटीबायोटिक्स को इससे प्रभावित होने वाले रोगाणुओं की श्रेणी के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो है ग्राम पॉजिटिव के साथ साथ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को भी प्रभावित करते हैं। संकीर्ण स्पेक्ट्रम का उपयोग केवल ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ किया जाता है। सीमित स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स केवल एक विशेष जीव को मारते हैं या बाधित करते हैं। पहले संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक औषधि का उदाहरण है आपको क्लेरेथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन। उसके बाद है क्लिडामाइसिन। क्वेश्चन नंबर देखिए 142। कहता है कि एक मजबूत अम्ल में क्या होता है? तो कमजोर संयुग्मक क्षारक। एक मजबूत अम्ल में कमजोर संयुग्मक क्षारक होता है। फिर है कि ब्रोस्टेनोलोरी एसिड एक ऐसा पदार्थ है जो प्रोटॉन H+ दूसरे पदार्थ को दान करता है। ब्रोस्टेनोलोरी बेस एक ऐसा पदार्थ है जो एक प्रोटॉन H+ दूसरे पदार्थ को स्वीकार करता है। इस प्रकार ब्रोस्टेनोलोरी सिद्धांत एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में प्रोटॉन के स्थानांतरण की अवधारणा पर आधारित है। संयुग्मित एसिड बेस जोड़ी जो है यौगिकों की जोड़ी को संदर्भित करती हैं जो एक प्रोटीन द्वारा भिन्न है कि यौगिकों का वह युग्म जो पारस्परिक रूप से हाइड्रोजन आयनों को स्वीकार और दान करते हैं, ये संयुग्मी अम्ल क्षार जो है युग्म कहलाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है कि एक परमाणु अपने आयन से किसमें भिन्न होता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक परमाणु अपने आयन से इलेक्ट्रॉन की संख्या में भिन्न होता है। ठीक है, जैसे सोडियम का होता है 11, प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11। वहीं Na+ में जो है प्रोटॉन की संख्या 11 लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। ठीक है, क्लोरीन की यदि बात करें, क्लोरीन 17 में प्रोटॉन की संख्या 17, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 17। Cl- में प्रोटॉन की संख्या 17, इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। परमाणु उदासीन होते हैं, इनमें जो है कुल प्रोटॉन एवं कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होते हैं। देखिए यदि परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनात्मक आयन बनाता है तथा ग्रहण करता है तो ऋणात्मक आयन का निर्माण करता है। कहता ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? बी ऑप्शन साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो देखिए ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जब ट्यूब के माध्यम से विद्युत प्रवाहित की जाती है तो मानक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है स्पार्किंग पैदा करता है। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अधिक उपयुक्त होता है क्योंकि ओजोन का जो है ऑक्सीजन में रूपांतरण जो एंडोथर्मिक होता है। सामान्यतः विद्युत की चिंगारी की अधिक गर्मी से ओजोन का उत्पादन कम हो सकता है। कहता किस कृत्रिम मिठास का उपयोग केवल शीतल पेय में किया जाता है? तो 145 का ए एस्पार्टेम। तो एस्पार्टेम एक कृत्रिम मीठा करने वाला एजेंट है जो उच्च तापमान पर जो है अस्थिर होता है। यह एस्पार्टिक एसिड के फेनिल एलिनिन से बना यौगिक है। यह गन्ने की चीनी सुक्रोज से 100 गुना अधिक मीठा होता है। कृत्रिम मिठास चीनी के विकल्प हैं।
कहता है कि जिनका उपयोग प्राकृतिक शर्करा के विकल्प में किया जाता है। कृत्रिम मिठास के लिए कृत्रिम मधुरक का उपयोग किया जाता है। इसके उदाहरण सेकेरिन, स्पार्टेम, एसेसल्फेम, पोटेशियम युक्त सुक्रालोज, नियोटेम, एडवांटेम। फलों में फ्रुक्टोज पाया जाता है। देखिए कहता है काइलोमाइक्रोन क्या है? सी ऑप्शन, बहुत छोटे प्रोटीन लेपित वसा अणु। तो देखिए काइलोमाइक्रोन बहुत छोटे प्रोटीन लेपित वसा अणु है। ठीक है, काइलोमाइक्रोन वसा के टूटने के बाद जो आंत में उत्पन्न होने वाली ग्लिसरॉल है। ठीक है, फिर है कि काइलोमाइक्रोन ट्राइग्लिसराइड्स और प्रोटीन से बना होता है जो लिपिड को परिसंचरण के माध्यम से शरीर के विभिन्न जो है क्षेत्रों में ले जाने में सहायक होते हैं। फिर देखिए लिपिड जो है बूंदे गोलाकार अंग है जो ऊर्जा की प्रचुरता होने पर कुछ जो है प्रोकैरियोटिक और अधिकांश यूकैरियोटिक कोशिकाओं से साइटोप्लाज्म से बनती हैं। तथा मनुष्यों में प्रजनन किसका एक उदाहरण है? सी ओओगैमस। तो मनुष्यों में प्रजनन ओओगैमस का एक उदाहरण है। ओओगैमस प्रजनन में मादा जो है युग्मक एक बाह्य गैर जो है गतिशील अंडाणु होता है। जो है युग्मक एक छोटा जो है गतिशील शुक्राणु होता है। इस प्रकार के प्रजनन में अंडे का उत्पादन एक विशेष कोशिका द्वारा किया जाता है जिसे ओओगैमस कहा जाता है, जबकि शुक्राणु का उत्पादन एक विशेष कोशिका द्वारा किया जाता है जिसे स्पर्मेटो जो होनियम कहा जाता है। ओओगैमस प्रजनन मनुष्यों सहित कई जानवरों में पाया जाता है। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट कहता है ABO और RH रक्त समूह के लिए एंटीजन किस पर मौजूद होते हैं? सी लाल रक्त कोशिकाएं। ABO और RH रक्त समूह के एंटीजन लाल रक्त कोशिकाओं पर मौजूद होते हैं। रक्त समूह एंटीजन या तो शर्करा या इसके बने प्रोटीन होते हैं और वे लाल रक्त कोशिकाएं झिल्ली में विभिन्न घटकों से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए ABO रक्त समूह के एंटीजन शर्करा, लेकिन RH रक्त समूह के एंटीजन प्रोटीन होते हैं। लाल रक्त जो है कोशिकाओं पर उपस्थित एंटीजन किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण करते हैं। इसमें जो है इसमें मुख्य रूप से दो जो है रक्त पर समूहों को ABO रक्त प्रकार ABO के साथ और RH या RH+ RH- रक्त प्रकार के साथ लिया जाता है। रक्त समूह के कई एंटीजन के कार्य अभी तक ज्ञात नहीं है। यदि वे लाल रक्त कोशिका झिल्ली से अनुपस्थित हैं तो कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। मानव रक्त के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ट्रांसफ्यूजन। तो देखिए ट्रांसफ्यूजन मानव रक्त के स्थानांतरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। रक्त आधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रक्त या रक्त उत्पादों को अंतःशिरा द्वारा प्रसारित किया जाता है। रक्त आधान का उपयोग कई जो है कारणों से किया जाता है, जिनमें कुछ प्रमुख शामिल है जैसे कार दुर्घटना या प्राकृतिक जो आपदाओं से गंभीर चोटें। फिर है कि ऐसी बीमारियां जो एनीमिया का कारण बनती हैं जैसे ल्यूकेमिया या किडनी रोग, शल्य चिकित्सा, रक्तस्राव। रक्त आधान 3 प्रकार के होते हैं: लाल रक्त कोशिका आधान और प्लेटलेट्स आधान और प्लाज्मा। फिर है कि रक्त आपके शरीर के वजन का लगभग 7% जो है बनाता है। नेक्स्ट है कि हेपेरिन किसका एक उदाहरण है? ए तो देखिए ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन। तो हेपेरिन जो है ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन का एक उदाहरण है। फिर है कि पॉलीसेकेराइड की एक अधिक जटिल संरचना ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन जो है अन्य पॉलीसेकेराइड के विपरीत उनमें एक जो है AB होता है, जहां A और B दो अलग अलग शर्करा का प्रतिनिधित्व करते हैं। GAG का एक उदाहरण हेपेरिन है जो ऊतकों की क्षति के खिलाफ जो है फेफड़ों में कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। हेपेरिन रक्त के जमने को रोकता है, हृदय या फेफड़ों में रक्त के मुक्त प्रवाह को जो है सक्षम बनाता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।